साल 2024 में भारतीय सेना के सामने क्या चुनौतियां होंगी और भारतीय सेना की क्या प्राथमिकताएं होंगी, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे हैं। जनरल साहब, आपसे जानना चाहूंगा, इस वक्त देश और दुनिया के जो हालात हैं उनको कैसे, उनके बीच में क्या चुनौतियां आप देखते हैं भारतीय सेना के लिए और क्या प्राथमिकताएं आप मानते हैं अपने एक सेना प्रमुख के तौर पर? धन्यवाद मंजीत। गत वर्ष की तरह इस साल भी हमारी ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस या ऑपरेशनल तैयारी को बरकरार रखना, चाहे वो सीमाओं पर हो, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल या फिर लाइन ऑफ कंट्रोल या फिर आंतरिक सुरक्षा में जहां जहां पर हमारी तैनाती या डिप्लॉयमेंट है, इन सब इलाकों में ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस को एक अच्छे दर्जे का बरकरार रखना, ये मेरी सबसे पहले प्राथमिकता रहेगी। इसके अलावा आपको ज्ञात होगा, पिछले वर्ष हमने भारतीय सेना के ट्रांसफॉर्मेशन या परिवर्तन की एक रूपरेखा रखी थी, जिसके तहत हमने 5 परिवर्तन के स्तंभ आइडेंटिफाई किए थे। मुझे इस बात की खुशी है कि हमने इन 5 एरियाज में या 5 डोमेन्स में अच्छे तरह से सकारात्मक प्रगति की है और कोशिश यही रहेगी कि इस साल भी इन्हीं 5 फील्ड्स में हम उसी तरह से मोमेंटम को मेंटेन रहे और इस परिवर्तन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाए। साथ ही साथ हमारी जो कैपेबिलिटी डेवलपमेंट है, जिसका आत्मनिर्भर या इंडिजिनस प्रोडक्शन एक बहुत मुख्य या अहम मुद्दा है, इस पर भी हमारा खास ध्यान रहेगा कि इसके जरिए किस तरह से हम हमारी सेना को और आधुनिक और सशक्त बनाएं। तो ये एक 3-4 मोटे एरियाज है जिस पे हमारा ध्यान रहेगा। और एक बात जरूरी है, पिछले साल हमने अग्निपथ स्कीम के तहत हमारी मानव संसाधन की प्रक्रिया एक अपनाई हुई है, जिसके फलस्वरूप अभी हमारे पहले 2 बैचेस के अग्निवीर अभी फॉरवर्ड यूनिट्स और अन्य जगहों पर तैनात है। तो इन अग्निवीर्स को एसिमुलेट करना, इनको इंटीग्रेट करना हमारी यूनिट्स में, और बाकी इससे जुड़े हुए जितने भी मुद्दे हैं उनको सही दिशा में आगे बढ़ाना, ये भी एक हमारी जरूरी प्राथमिकता रहेगी। आपने पूछा चुनौतियां क्या है। चुनौतियां जिस तरह से सीमा पर स्थिति है, उसको सही मायने में हमने उसकी तैयारी रखना, वो एक चुनौती रहेगी। पर इस चुनौती का हम सामना टेक्नोलॉजी इन्फ्यूजन से, मॉडर्नाइजेशन से, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर ध्यान देकर, मुझे लगता है इन सभी विषयों में हम आगे बढ़ने में पूरी तरह से एक तरह से तत्पर भी है और प्रयत्नशील भी है। सर, एक आपके अगर कार्यकाल में देखें या सरकार की पॉलिसी देखें तो मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भरता पर काफी जोर रहा है। कुछ ऐसे आप हथियार, ऐसे सिस्टम बता पाएंगे जिन पर आप जोर दे रहे हैं, चाहे वो उनको सेना में शामिल करने की बात हो या सरहद पर तैनात करने की बात हो, जिससे कि आत्मनिर्भरता को सेना में बढ़ावा मिले? यदि मैं कहूँगा कि पिछले 2-3 साल के जितने भी मेन इवेंट्स हुए हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, पेंडेमिक हो या फिर रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट जो अभी भी चल रहा है, उसमें से जो हमने मुख्य सीख प्राप्त की है कि खुद को किस तरह से हमने आत्मनिर्भर बनाना चाहिए, खास करके डिफेंस इक्विपमेंट के दायरे में। और इस दिशा में हमने काफ़ी पहल की है और कई कदम भी उठाए हैं कि कैसे हम आत्मनिर्भरता को आगे बढ़ाएं। मैं 5-6 मेन मुद्दे बताना चाहूँगा कि सेना ने क्या किया है। आर्मी डिज़ाइन ब्यूरो के बारे में आपको जानकारी है। वो हमारी एजेंसी है जो कि हमारे और डिफेंस इंडस्ट्री और एकेडमिया के बीच में एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के तौर पर काम करती है। पिछले 5-6 साल में आर्मी डिज़ाइन ब्यूरो ने बहुत अच्छा काम किया है और इस प्रक्रिया को आगे भी बढ़ाया है।
इसके अलावा हमने अलग अलग जगह पर रीजनल टेक्नोलॉजी नोड्स बनाए हैं। एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स, आईआईटीज के साथ हमने कोलैबोरेट करने के लिए इंडियन आर्मी सेल्स बनाए हैं। डिफेंस इंडस्ट्री को कई दिशा में कई तरह से हम हैंड होल्डिंग भी कर रहे हैं ताकि उनकी कैपेबिलिटी और उनका पोटेंशियल सही तरह से निखर के आए। और अलग अलग जो प्रावधान है, गवर्नमेंट पॉलिसीज है, मेक रूट हो या फिर आईडेक्स हो या टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड हो, इन सब को मिलाकर हम एक पैरेलल तरीके से, समानांतर तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। और जहाँ तक आईडेक्स का सवाल है, इनोवेशन का, हम एक तरह से स्पाइरल डेवलपमेंट की भी प्रक्रिया को हमने अपनाया है और मेरी समझ में इसके सबके नतीजे सकारात्मक और काफी उत्साहवर्धक है। सर, अगर हम स्वदेशी हथियारों की बात करें तो लाइट टैंक को लेकर काफी चर्चा है सेना में, क्योंकि उसकी आवश्यकता हमें नॉर्दर्न बॉर्डर पर भी है। उसको लेकर क्या इस वक्त आप बता पाएंगे, क्या प्रोग्रेस है उसकी, कब तक वो सेना में और शामिल हो पाएगा? आपने सही कहा, लाइट टैंक जो कि हमारे नॉर्दर्न बॉर्डर्स, पहाड़ी और बर्फीले इलाके में की जरूरत थी, इसमें हमने काफी प्रोग्रेस किया है। इसको हम दो तरीके से, दो रूट्स के जरिए आगे बढ़ा रहे हैं। एक है डिजाइन एंड डेवलपमेंट, जिसमें डीआरडीओ के साथ मिलकर हम आगे ये कर रहे हैं, जिसमें कि तकरीबन 59 या 59 लाइट टैंक्स का क्वांटिटी तय हुई है। हमारी ज़रूरत लाइट टैंक्स की हमने जो इनिशियली देखी है, तकरीबन 354 बनती है। तो डीआरडीओ का जो लाइट टैंक है, इस साल के मई जून तक मुझे उम्मीद है वो ट्रायल के लिए हमको दिया जाएगा। और जो मेक वन रूट के जरिए तकरीबन 6 या 7 इंडस्ट्रीज ने उस पर अपनी दिलचस्पी दिखाई है और वो अभी प्रक्रिया फिलहाल शुरू है। और जब हम उसके 2 डेवलपमेंट पार्टनर्स आइडेंटिफाई करेंगे, उनको फिर प्रोविजनल सैंक्शन ऑर्डर देकर तकरीबन मुझे लगता है और 2 से 3 साल के बीच में लाइट टैंक्स का ट्रायल्स खत्म होने के बाद हम इसको और आगे ले पाएंगे। पर जितने भी हमारे मेजर हेवियर प्लेटफॉर्म्स है, उस श्रृंखला में लाइट टैंक्स मुझे लगता है एक महत्वपूर्ण पहला कदम आगे होगा। आपने कहा कि लाइट टैंक काफी महत्वपूर्ण होगा सेना के लिए। कुछ ऐसे सिस्टम या हथियार आप बता पाएंगे जो आपके खासतौर से आपके कार्यकाल के दौरान सेना को हमने नॉर्दर्न बॉर्डर में तैनात किया हो, या दूसरी सरहद पर हमने सेना को मजबूत करने की दिशा में ऐसे सिस्टम हथियार हमने तैनात किए हो? ये अलग अलग डोमेन से, अलग अलग फील्ड्स में है। सबसे पहले यदि मैं मोबिलिटी और प्रोटेक्शन की बात करूं, उसमें हमने पिछले 1 साल में QRF मीडियम और QRF हेवी व्हीकल्स ये हमने ईस्टर्न लद्दाख इलाके में डिप्लॉय किए हैं या तैनात किए हैं। उसके अलावा सर्वेलेंस के लिए यदि हम देखें तो हर तरह के ड्रोन्स और अनार्म्ड एरियल व्हीकल्स, माइक्रो ड्रोन से लेकर मिनी से लेकर लॉन्ग रेंज UAVs तक, ये तीनों इस कंप्लीट रेंज में जितने भी हमारे इंडिजिनस प्रोडक्शन है, ये भी हमने सक्सेसफुली डिप्लॉय किया है। साथ ही में लॉजिस्टिक ड्रोन्स, ये भी मुझे लगता है एक बहुत इम्पोर्टेंट अचीवमेंट हमने हासिल की है। कम्युनिकेशन के लिए रेडियो सेट, सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोज, ज़्यादा सिक्योर कम्युनिकेशन, ये भी एक हमारा खास करके फोकस एरिया रहा है। उसी तरह से न्यू फैमिली ऑफ माइंस या सुरंगे, बारूदी सुरंगे, उसमें एंटी पर्सनल से लेकर एंटी टैंक तक, मोबिलिटी के लिए असॉल्ट ट्रैकवेज। तो इस तरह से मोबिलिटी के इलाके में भी काफ़ी वृद्धि हुई है। टैंक्स को यदि लेकर चले तो नाइट एनेबल्ड की बात हो या फिर और इफेक्टिव एमुनिशंस हो, आर्मामेंट हो, वो भी एक हमारे लिए अहम मुद्दा रहा है। सर, आपने अग्निवीर की बात की, उसको लेकर भी काफी चर्चा होती है सेना में। क्या आपका आकलन क्या है कि जैसे आपने कहा कि एक तरह से तैनाती हो गई है अग्निवीरों की सेना में, उसको लेकर क्या और आप बताना चाहेंगे, किस तरह से सेना इसको लेकर आगे बढ़ेगी? हमारे पहले 2 बैचेस या 3 बैचेस अग्निवीर्स के
अपनी 31 हफ्ते की प्रिलिमिनरी या रिक्रूट ट्रेनिंग के बाद अभी हमारे यूनिट्स में तैनात है, जिसमें कि फॉरवर्ड एरियाज और LAC LC पर भी यूनिट्स है, जहां पर भी ये अभी तैनात है। जो हमको इनिशियल फीडबैक मिला है ये बहुत अच्छा है, सकारात्मक है और उत्साहवर्धक है, तो ये एक अच्छी बात है। अग्निवीर का यूनिट्स में सही मायने में एसिमुलेट होना, इंटीग्रेट होना, मैं समझता हूँ ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। और उतना ही ज़रूरी है कि हम उनका सही तरीके से उनका सिलेक्शन या चयन करें 4 साल के फलस्वरूप जो हमारे साथ रहेंगे। तो उसमें हमने एक बहुत निष्पक्ष, पारदर्शी एक प्रक्रिया असेसमेंट सिस्टम इंस्टीट्यूट किया है, जिसको हम आसान बोलते हैं। तो वो भी मैं समझता हूँ एक अच्छी पहल है। इसके साथ ऑनलाइन कंबाइंड एंट्रेंस एग्जामिनेशन और इस तरह की जो बाकी प्रक्रिया है ट्रेनिंग के दौरान, सिमुलेटर्स का लाना, टेक्नोलॉजी का लाना, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मेरी समझ में हम अग्निवीर और उसकी दिशा में सही तरह से आगे बढ़ रहे हैं। और मुझे पूरा भरोसा और यकीन है कि 4 साल के बाद इसका नतीजा और रिजल्ट सकारात्मक रहेगा। सर, एक सवाल अब सरहद को लेकर हम देखें, हमारी जो खासतौर से बड़ी चुनौती नॉर्दर्न बॉर्डर पर रहती है। हम लद्दाख सरहद की बात करें, लद्दाख से लेकर अरुणाचल, वहां पर इस वक्त जो हमारी जो बातचीत होती है चीन के साथ, उसको लेकर क्या अपडेट आप दे पाएंगे और क्या हालात को आप कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि जहाँ तक LAC पर हमारी अभी फिलहाल स्थिति है, वो एक तरह से स्थिर स्थिति या स्टेबल है, हालांकि संवेदनशील या फिर सेंसिटिव है, जिसको कि हमने वहाँ की स्थिति को कंटिन्यूसली मॉनिटर करना पड़ेगा। जहाँ तक बातचीत का सवाल है, दोनों मिलिट्री लेवल पे या फिर डिप्लोमेटिक लेवल पर हमारी बातचीत जारी है। और मुझे आशा है बातचीत के जरिए भविष्य में या निकट भविष्य में हम जो अभी बाकी अनरिजॉल्व्ड इश्यूज है उसका सही तरीके से समाधान हमें मिलेगा। हमारी जहाँ तक डिप्लॉयमेंट है वो दोनों एक तरह से मजबूत या रोबस्ट है, बैलेंस्ड है या संतुलित भी है, और हर एक सेक्टर में हमारे एडिक्वेट मात्रा में रिजर्व्स भी है, ताकि यदि कोई कंटिंजेंसी सिचुएशंस आए तो हम उसको सही मायने में रिस्पॉन्स भी कर पाए। साथ ही में 2 और चीज़ों पर हमारा खास ध्यान है। एक है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जिसमें कि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर आता है, टनल्स आते हैं, फॉरवर्ड एरियाज में पावर रिक्वायरमेंट, कम्युनिकेशन, 5G कम्युनिकेशन, एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर, वो भी इसी में शामिल है। हैबिटाट, हमारे जवानों को रहने के लिए, हमारे इक्विपमेंट के लिए कवर्ड अकोमोडेशन, तो यह इंफ्रास्ट्रक्चर। और साथ ही में कैपेबिलिटी डेवलपमेंट, जिसमें मैंने पहले मेंशन किया, हमारी नई टेक्नोलॉजी इंडक्ट करने के लिए, मॉडर्न इक्विपमेंट इंडक्ट के लिए, उसमें भी हम पूरी तरह से प्रयत्नशील हैं। और अंत में यह सब हम अकेले नहीं कर रहे हैं, बल्कि जितने भी केंद्र या फिर राज्य सरकार या उनकी एजेंसीज है, डिपार्टमेंट्स है, उनके साथ काम करके, और जो लोकल वहाँ पर लोग रह रहे हैं उनके सहयोग से मुझे लगता है हमारी तैयारी इन इलाकों में बहुत अच्छे दर्जे की है। एक सवाल जम्मू कश्मीर को लेकर, क्योंकि अब हालांकि हालात में काफी सुधार आया है, लेकिन अभी हमने देखा कि खासतौर से रजौरी पुंछ में जिस तरह की कोशिशें दोबारा सीमा पार से हुई, पाकिस्तान की तरफ से हुई, उन घटनाओं को आप कैसे देखते हैं और उसको नियंत्रण में लाने के लिए क्या आपकी प्राथमिकताएं होंगी? यदि मैं पिछले साल की बात करूं तो यदि हम वायलेंस पैरामीटर्स यदि देखेंगे तो मैं कहूँगा हमने अच्छी सफलता प्राप्त की है। हिंटरलैंड में या अंदरूनी इलाके में तकरीबन हमने 35 टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज किया था, और उसी तरह से एक काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड के जरिए तकरीबन 36 टेररिस्ट हमने लाइन ऑफ कंट्रोल या फिर फेंस पर न्यूट्रलाइज किए हैं। जहाँ तक रजौरी पूंछ का सवाल है, पिछले 5-6 महीनों में वहाँ पर वायलेंस एक्टिविटीज़
में थोड़ी बढ़ोतरी देखी गई है, पर उसके लिए अभी हमने कारगर कदम भी उठाए हैं। जैसे हमारा समन्वय बाकी जितनी एजेंसीज, पुलिस हो या फिर इंटेलिजेंस एजेंसी हो, उनके साथ अच्छा और अच्छा हो रहा है। हमारा जो इंटेलिजेंस गैदरिंग या इंटेलिजेंस एसिमुलेशन है, उसमें भी हमने अच्छी प्रगति लाई है। साथ में इंटरनली यदि हमको कहाँ पर यदि डिप्लॉयमेंट को हमने और मजबूत बनाना है या फिर रीडिप्लॉयमेंट करना है, वो भी हमने किया है। आवाम के साथ, वहाँ के जो लोकल्स है, उनके साथ अच्छा रिश्ता बना के रखना, वो एक हमारे लिए एक बहुत अहम ज़रूरी है, जिस पे भी हम खास ध्यान दे रहे हैं। तो मैं कहूँगा कि आने वाले समय में हमारे काउंटर टेररिज्म, काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ऑपरेशंस इस इलाके में ये जारी रहेंगे, और मुझे पूरी तरह उम्मीद और भरोसा है कि हम इसमें सक्सेस भी प्राप्त करेंगे।